कल जो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक किए थे, ठीक है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो नंबर 5, 61 टू 75 क्वेश्चन हम देखेंगे। सो वेलकम अगेन टू द चैनल स्टेप अप क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और मैं करा रहा हूँ यूपीटीजीटी की तैयारी, और यूपीटीजीटी में साइंस की तैयारी के लिए दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है 2021 का, जो लेटेस्ट में हुआ था, क्योंकि इसके बाद कोई एग्ज़ाम यूपीटीजीटी या पीजीटी का नहीं हुआ है। तो ये बस मान लीजिए सबसे लेटेस्ट में है, ठीक है। और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले वीडियो जो 4 आई है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो नंबर 5 है, 61 टू 75 इसमें हम देखेंगे। ये वीडियो है, ये एक रिकॉर्डेड लाइव क्लास की है। यूपीटीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का 61 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ दीज कैन बी फ्यूल इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में फ्यूल की तरह ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो नाभिक विखंडन रिएक्टर में कौन सा इनमें से ईंधन हो सकता है, ईंधन की तरह कार्य कर सकता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, फटाफट से लिख दो कमेंट में। ऑप्शन हमारे पास इसमें थे ये कैडमियम, थोरियम, हीलियम एंड ड्यूटेरियम। 4 ऑप्शन हैं इसमें कि कैडमियम होगा या थोरियम या हीलियम या ड्यूटेरियम। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है थोरियम, ठीक है। थोरियम जो होता है न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फिजन के जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लूटोनियम भी इसका एग्जाम्पल है। तो अगर इसमें प्लूटोनियम होता तो वो भी हो जाता है, यूरेनियम तो है ही। तो 3 हमारे पास मिल गए हमें, एक तो थोरियम, एक प्लूटोनियम और एक यूरेनियम। ये तीनों की तीनों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में किस तरह यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या याद करना है, आपको इन तीनों के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, जो भी इनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो, ठीक है। और अगर मास नंबर भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। वैसे तो सीरीज में ये है 90, 91, 92, ये इस तरह से हैं, तो इनको जरूर याद रखना है। मतलब 90, 92 और 94। प्लूटोनियम का 94 होता है, ये 90 होता है और ये 92, ठीक है। तो इस तरह से दो की गैप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके HCl के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। ये कह रहे हैं एक समान दबाव व तापमान पर किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। और एक्चुअली मैं बताऊँ ना, इसका इस रिएक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। फिर तो क्वेश्चन का इस रिएक्शन से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि समझिए बात को, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का कितना है, एक वॉल्यूम है, इसका भी एक वॉल्यूम है, और इसके कितने हैं, 2 वॉल्यूम, ठीक। तो हमें पता है अगर किसी गैस का वॉल्यूम सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान तापमान व दबाव पर, ठीक है, किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल पार्टिकल्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, या इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी गैस हो, अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो अगर इसका 1 मॉलिक्यूल है, 1 वॉल्यूम है, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। H2 है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये खाली H होता या कुछ अकेला एटम होता जिसका एटम हो सकता है, तो उसके उतने पार्टिकल्स एटम्स हो जाते हैं, ठीक है। Cl2 है ये भी, तो इसके भी 1 वॉल्यूम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक वॉल्यूम में तो इतने फिक्स होता है, तो अब इसके 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 × 0.622 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट सेम वॉल्यूम ऑफ H2 इज ग्रेटर देन O2, वॉल्यूम ऑफ H2 इज लेस देन H2। तो देखिए वॉल्यूम की तो बात ही नहीं है, इसका आंसर है बी, सेम। तो किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये लॉ कौन सा है, लॉ बता सकते हैं आप कौन सा है ये। अगर मैं कहूँ तो TGT के, अगर मेरे नोट्स आप देखोगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी में ये टॉपिक है। और ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली उसमें है भी, आप देख लेना, उसमें इंक्लूड है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में है। और ये जो लॉ है ये किसका लॉ है, गे-लुसेक लॉ, ओके, ये गे-लुसेक लॉ है। और ये जो मैंने नीचे लिखा ना, ये पॉइंट वाला, मतलब द वैल्यू 6.022 10 टू पावर 23, ये जो लॉ है, ये मैं आपको बता दूं, ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ, ओके। इसलिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
An electric heater draws a current of 10 एम्पियर when connected to 220 वोल्ट आउटपुट इट्स रेजिस्टेंसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें करंट जो है, ठीक है, कितना है, 10 एम्पियर का है, कनेक्टेड वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल होता है वी अपॉन आई। तो इसका हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दो फटाफट से। देखो वी कितना है 220 और आई कितना है 10, दैट इज कितना रहेगा 22 ओम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 22 ओम। तो 22 ओम का रेजिस्टेंस उसमें होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और हाँ, ये कौन से कंसेप्ट से, कंसेप्ट क्योंकि मैंने कहा था बताऊंगा जरूर, तो ये ओम्स लॉ से है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपको ही मिल जाएगा। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या हो जाता है, इसमें से मतलब उसकी एक तरह से इक्वेशनली वो क्या होता है, डी यू इज इक्वल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू इज इक्वल डी क्यू, डी यू इज इक्वल माइनस डी डब्ल्यू और डी यू बराबर डी डब्ल्यू। तो रुद्धोष्म परिक्रमा एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम को कोई हीट नहीं दी जाती, ठीक है। कौन सा आंसर है सी, यस, डी इज इक्वल डी डब्ल्यू, वेरी गुड, माइनस डी डब्ल्यू, सी इज द राइट आंसर, आपने सही कहा, ठीक है। और रुद्धोष्म परिक्रम में क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इन सच केस डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तब क्या जाएगा, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू, ये इसी से आता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि क्यू क्या होता है, बताओ, डेल्टा क्यू क्या होता है, चेंज इन, बताओ, चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को जो हीट दी गई है उसका चेंज, कितनी हीट उसमें गई है, पहले थी बाद में हो गई, वो सब। डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट देने के बाद उसमें क्या चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ थी बस। तो रुद्धोष्म परिक्रम में डी यू इज इक्वल माइनस डी डब्ल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्रव्य के परमाणुीय सिद्धांत के कुछ अवधारणाएं नीचे उद्धृत की गई है या दी गई हैं। द सम पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर आर क्वोटेड बिलो और गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट इज ए इज द ऑप्शन दैट द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ गिवन प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एटम्स आर केमिकली अलाइक। ये कहता है किसी भी दिए हुए शुद्ध पदार्थ के अंतिम कण या सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो, जिन्हें परमाणु कहते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पदार्थ का जो परमाणु होता है वो समान होता है, ठीक है, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक। सेकंड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम जो होता है ना तो बन सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है एटम थो केमिकली आइडेंटिकल डिफर स्लाइटली इन देयर वेट। यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है। केमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज नेचर ऑफ एटम बट कॉज देयर अरेंजमेंट। ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स का नेचर है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, बल्कि वो पुनर्विन्यासित होते हैं। उपरोक्त अभिधारणाओं में से कोई एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं रहा, उसे पहचानिए। दैट वन ऑफ द अबव पोस्टुलेट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आइडेंटिफाई इट। ये बताना है कि हमें ऊपर जो 4 पॉइंट दिए इनमें से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है, जिसके बारे में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी नहीं बताती। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है, पहले हम वो देखते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1, और पार्ट 1 का अगर पहला पेज देखोगे ना तो उसी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, वहीं से मिल जाएगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहला पॉइंट था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं देखो तो बी पॉइंट तो उसमें था, बी पॉइंट तो था ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट थी दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो सेम एलिमेंट के एटम हैं चाहे वो कहीं से भी मिला हो, ठीक है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट, लाइक मास में और उन सब चीज़ों में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम पूरी तरह से अलग अलग है। तीसरा पॉइंट ये था। एंड जो फोर्थ पॉइंट था वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है मॉलिक्यूल्स के साथ, दैट एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास, डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ
मास टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये था। तो 4 पॉइंट ये थे। अब इसमें से देखो, सबसे पहली बात आ रही है किसी दिए हुए शुद्ध पदार्थ के अंतिम कण जिन्हें परमाणु कहते हैं रासायनिक रूप से एक समान होता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा ना एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है। तो किसी भी शुद्ध पदार्थ अगर है, ठीक है, कोई भी हमारा एलिमेंट्स है, तो उसके जो परमाणु होंगे बिल्कुल रासायनिक रूप से समान होंगे। ठीक है, बाद में चीज़ें जैसे जैसे रिसर्च हुई बाद में बदली, जैसे आइसोटॉप आया, आइसोबार आए, ठीक है। डाल्टन्स उनको प्रूफ नहीं करता, ये मैंने समझाया भी था कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो गलत हो जाती है जब हम आइसोटॉप्स और आइसोबार की बात करते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग हो जाता है। ठीक है, इसके कारण तो सेम एलिमेंट होने के बाद भी उसका मास अलग होता है। अब मास अलग होता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन 1 2 3 3 उसके आइसोटॉप्स हैं, 6 वाला 12 13 एंड 14, तो उसमें भी क्या होता है, जो 14 होता है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि इन्होंने कहा था समान होनी चाहिए। तो खैर उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम देखें तो पहला पॉइंट तो हमें मिल जाता है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में। सेकंड पॉइंट है परमाणु न तो उत्पन्न नहीं नष्ट किया जा सकता है, ये भी हमें मिल गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, परमाणु यदि भी रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पॉइंट इन्होंने नहीं दिया, ये पॉइंट डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने तो कहा था अगर सेम है तो सब कुछ सेम है और डिफरेंट है तो सब कुछ डिफरेंस है, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु का स्वभाव नहीं बदलता बल्कि वह पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह पॉइंट सुना रखा था, क्योंकि एटम्स कंबाइन इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, केवल जो एटम्स होते हैं वो अपने मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, उसमें कोई भी वो चेंज नहीं होता, टूटता फूटता नहीं है, केवल वो अरेंज होते हैं डिफरेंट तरीके से। तो 3 पॉइंट मिलते हैं, 1 पॉइंट नहीं मिलता, सी। ठीक है, सो द सी पॉइंट वाज नॉट द पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मेटलिक वायर, इफ द वायर इज हीटेड विच क्वांटिटी चेंजेस। ये कह रहा है एक करंट है मेटलिक वायर में फ्लो कर रहा है, अगर वायर गर्म हो जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो गई। फर्स्ट थिंग इज ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, रेजिस्टिविटी ओनली, रेजिस्टेंस ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर कोई वायर हीट होती है, ठीक है, अगर कोई वायर हीट होती है तो हमें पता है हीटिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, रेजिस्टेंस के कारण होती है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तभी तो हीटिंग हो रही है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हीट बढ़ जाएगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम होगी। अब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। सेकंड बात करते हैं एक दूसरी बात की ड्रिफ्ट स्पीड। यस, ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज होती है, क्योंकि अगर ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग तरीके से ड्रिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं। ठीक, जब फायर हीट होती है तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कम हो जाती है, वो भी चेंज हो गई। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो किसी वायर को हीट करने में, हीटिंग इफेक्ट में तीनों चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, क्या क्या, एक तो ड्रिफ्ट स्पीड जिसको हम कहते हैं अपवाह वेग, दूसरी रेजिस्टिविटी और तीसरी रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो हीट जनरेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। ये भी ध्यान रखना, जो अगर हीट निकालने के लिए आ जाए कि कितनी हीट उसमें बनी है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं आई स्क्वायर आर टी से, जहाँ आई इज इक्वल करंट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टी इज द टाइम फॉर विच द करंट वाज पास्ट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। खैर ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई, किसी को कुछ डाउट। क्वेश्चन नंबर 67, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 द स्पीड ऑफ द लाइट इन द क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं लाइट वाले चैप्टर से आया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर देखे जाए तो इस मतलब 2021 वाले पेपर में मुझे 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अब तक मिल चुके, 67 क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, बाकी देखते हैं और कितने इसमें हैं। तो 3 मिल चुके, 3 में सब ये थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लासेस। स्पीड बतानी है, ठीक है। तो जनरली आपको एक बात बताते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है, दैट इज म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, दैट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये होता है। अब हमारे पास मीडियम क्या है, ग्लास है, और वही हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास ग्लास है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी इनटू द ग्लास विल बी इक्वल टू सी अपॉन म्यू ऑफ द ग्लास, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो वी जी कितना हो जाएगा, वी जी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना हो गया, 2 × 10⁸ हो गई मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है डी। जल्दी से इस वाले का आंसर दो। 68, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था, लॉथर मेयर, मॉसले, मेंडली, न्यूलैंड।
यस, बी इज द राइट आंसर, मॉसले। मॉसले हैज गिवन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, विच वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, ठीक। मेंडलीव ने जो दी थी वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। ओके, न्यूलैंड्स की क्या थी? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि जो 7 एलिमेंट होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं और 8th एलिमेंट उनकी क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को सेम रखता है। बस इस तरह से था। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आए ना वो मतलब एक तरह से ऐसा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डी ब्लॉक की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी बताऊँगा, तो समझना ध्यान से। सबसे पहली बात करते हैं कि डी ब्लॉक में इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा है वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। अब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी के मतलब को समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, हम ना डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 3 से शुरू हो जाता है और ये ग्रुप नंबर 12 तक जाती है, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हम देखें ना तो इसमें हम ग्रुप की बजाय हम इन्हें याद करते हैं पीरियड वाइज। ओके, तो पीरियड वाइज अगर हम याद करें तो पीरियड नंबर 4 जो होता है वो ग्रुप डी का डी ब्लॉक के एलिमेंट से शुरू होता है और उसमें जो पहला एलिमेंट है वो है स्कैंडियम 1 स्कैंडियम, उसके बाद 22 टाइटेनियम, फिर वेनेडियम। पहले एलिमेंट्स लिख देता हूँ। वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हैं, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका है 3D1 4s2, इस वाले का है 3D2 4s2, फिर इसी तरह से 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7 सॉरी 3D7 3D8 3D9 एंड 3D10, और इनमें 4s2 तो सब में है ही। अब बात ये होती है कि वेरिएबल वैलेंसी कैसे आ गई। तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है इसको समझना। मान लो मैं इसमें से एक एलिमेंट लेता हूँ Cr, एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक। मैंने Cr को लिया, ओके गुड, आपने लिख दी सीरीज, वेरी गुड। तो Cr में क्या हो रहा है, Cr में हमें पता है 3D4 है 4s2 है, तो इसके जो 4 एलिमेंट होते हैं, चार जो ये हैं वो 5 में डिवाइड है, लाइक इस तरह से, और 2 हमारे S में है। तो एक चीज़ तो ये करता है कि ये S में से एक उठा के अंदर ले लेता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो जाता है 3D5 4s1, यानी कि D में सभी में एक एक आ जाता है और ये हो जाता है हाफ फिल्ड। अब जो चीज़ हाफ फिल्ड है वो कैसी हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। एक चीज़ तो ये हो गई। तो अगर हम देखें तो हम ये देख रहे थे कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि आराम से निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सिर्फ एक रह जाता है, वो भी 4s1 में। वो कैसे रह जाता है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अंदर खींच लिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा स्टेबल डी ब्लॉक हो सके। इतनी बात क्लियर है। तो ये बात हो गई। अब वेरिएबल वैलेंसी में क्या होता है, और वैलेंसी में जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज क्या करता है, अपने जो डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है, 5 है ना, 5 में से उसमें 5 ही है, तो 5 में तो इसमें हो गए और 2 हो गए एस में, तो ये ने मतलब सबको लॉस कर सकता है, सबको लॉस कर सकता है, ठीक है। और सबको लॉस करने के साथ ये क्या करता है, जो एस वाला है एक इलेक्ट्रॉन उसको आगे पी में भेज देता है। तो इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ताकि सब चीज़ों को एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ सके। बट इनमें से कौन सा शो नहीं करता, इनमें से शो नहीं करता जिंक। जिनका है 3D10 4s2। इसमें क्या होता है, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड है, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो किसी को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है तो ये क्यों इधर उधर फैलाएगा अपने वाले को कि 4s के 2 हैं तो मैं p में भेज दूँ ना, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। केवल अगर किसी को चाहिए तो भैया ये 2 हैं s के पास, इन्हीं के साथ पेयरिंग कर लो, इन्हीं को भेज दूंगा, बस, ज़्यादा नहीं, डी वालों को नहीं छेड़ना। तो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, एक बात तो हो गई। तो जिंक जो होता है वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो होती है, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते, इट इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं होता क्योंकि इसका डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनमें डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो एम्प्टी होते हैं डी ब्लॉक के लिए, लेकिन जो जिंक होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं माना जाता। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो बेसिक चीज़ें थी डी ब्लॉक की वो मैंने आपको बताई, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी के कारण, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी होती है, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ 5
√3 होगा ये, हाँ 503 मीटर पर सेकेंड। इफ मैन वॉक्स टुवर्ड द ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ही विल फील द रेन फॉलिंग एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये किससे आया, ये आया वेक्टर से, एक बात, ठीक है। इसमें वेक्टर का ही खेल है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का इतना नहीं है, लेकिन वेक्टर्स का खेल है। जनरली इसमें है क्या, इसमें केस ऐसा है कि मान लो एक आदमी सीधी दिशा में चल रहा है, ईस्ट वेस्ट को छोड़ो, बस आगे की ओर जा रहा है, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो जनरली जो ऊपर से गिरती है वो बिल्कुल सीधी गिरती है, और जो आदमी चल रहा है वो भी सीधा चल रहा है। लेकिन फील ये होता है कि जैसे वो तिरछा गिर रहा हो उसकी और उस पर आके लग रहा हो, ऐसे तो फील होता है। देख लीजिए, अगर रेन बिल्कुल सीधी गिरती है और हम अगर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है हमें एंगल से लगती हुई दिखाई देती है। तो बस उसने यही पूछा है कि ये जो एंगल होता है थीटा, ऊर्ध्वाधर से, सॉरी, ये वाला एंगल, ठीक है, वो कितना है, बस इन्होंने ये पूछा है, तो बताना है। तो इन्होंने जो दिया हुआ है दैट चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, तो जो पानी गिर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी है 5√3, और जो आदमी है, व्यक्ति है, वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो जो पर्सन की वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। उन्होंने कहा कि पुल की ओर चले तो उसे ऊर्ध्व से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, तो ऊर्ध्व से हमें कोण बताना था, कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई, ये वाला है, ठीक है, हमें ये भी पता है। अगर मैं देखूँ तो ये 500 है तो ये भी 500 है, और ये 5 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड है। एंगल निकालना है, ऐसे चल रहा है, रेन ऐसे गिर रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, तो tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा 5√3 डिवाइडेड बाई 5, तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, √3, और √3 कितना होता है tan में, √3 कितना होता है tan 60 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा विल बी कितना हो गया 30 डिग्री आ गया कि नहीं। सो इसका जो आंसर आता है वो होता है बी 30 डिग्री। तो यहाँ जो था वेक्टर्स के थ्रू हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था। अब दूसरी बात क्या आ सकता है, देखो जो रेन गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, उसे कितनी वेलोसिटी से फील हो रही है ये भी निकालने के लिए आ सकता है। और उस केस में हमारा जो फॉर्मूला क्या लगेगा, उसमें केस में हमारा फॉर्मूला लगेगा, मान लो आर, मान लो द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल आर, तो आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसकी, मैंस की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है, और कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। तब जो रेन की जो वेलोसिटी उसे फील होगी ना वो आएगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ में, और भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, एन ऑटोमोबाइल फिटेड विद अ लेड स्टोरेज बैटरी समटाइम्स हैज स्टार्टेड ट्रबल इन द कॉल्ड कंडीशंस, द लो पावर आउटपुट इन सच अ केस इज ड्यू टू। ये कहते हैं ऑटोमोबाइल्स में जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जनरली होती है, कुछ में, सब में नहीं होती, सब में तो डाई बैटरी होती है आजकल लिथियम वाली, लेकिन ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज वही हमारी सल्फ्यूरिक वाली बैटरी जो हमारे इन्वर्टर में होती है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट में स्टार्ट करने में दिक्कत करती है। तो ये जो लो पावर है इसका कारण क्या है ये बताना है। पुअर आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। मोबिलिटी ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जो आयंस की मोबिलिटी है, जो आयंस की गतिशीलता है वो घट जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज इंक्रीज, जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो गिर जाती है, तो बढ़ जाती है गिर जाती है, दोनों ऑप्शन ये भी दे दिए। तो इसमें देखो सुनो ध्यान से, अगर हम बैटरी की लो पावर आउटपुट की बात करें, ठीक है, अगर लो पावर आउट की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड की ग्रेविटी से कोई मतलब उसमें नहीं होता। क्यों, इसका कारण समझिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे घर में जो बैटरी यूज़ होती है, ठीक है, हम लाइव इन्वर्टर के साथ बैटरी आती है, उसमें क्या होता है, उसमें सेम चीज़ होती है। धीरे 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 क्या होता है, ग्रेविटी के कारण बैटरी ना काम करना बंद कर देती है, समझिए बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो पावर कम बनाती है। अगर वो 12 वोल्ट की है, ठीक है, तो वो 12 वोल्ट ही बनाती है, ऐसा नहीं होता वो 11 वोल्ट बनाना शुरू कर देगी, नहीं 12 वोल्ट ही बनाएगी, पहली चीज़, ठीक। सेकेंड थिंग, उसकी टाइमिंग कम हो जाती है। अब टाइमिंग कम जो होती है वो होती है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाती। अब वो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी घट जाती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी से सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पे फर्क पड़ता है, वोल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। इतनी चीज़ क्लियर।
सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं होता, पावर का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। सेकंड थिंग बात करते हैं कि पुअर आयनाइजेशन के लिए क्या कहेंगे, पुअर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर पुअर आयनाइजेशन की हम बात करें कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयनाइजेशन नहीं हो रहा, तो उससे भी पावर आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आयनाइजेशन नहीं होगा तो रिएक्शंस नहीं होगी पूरी पावर के साथ, ठीक है। और जो रिएक्शन नहीं होगा ना, तो पावर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, पावर बनेगी ही नहीं। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का क्या कॉज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, सरफेस टेंशन, इन विस्कस फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो न्यूक्लियर फिजन है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कुछ नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस कारण होता है, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है उसके कारण। कूलम्ब फोर्स एग्जाम्पल हो सकता है, सरफेस टेंशन का कोई लेना देना नहीं, और विस्कस फोर्स का कोई लेना देना नहीं, दोनों के दोनों लिक्विड से रिलेटेड होते हैं। सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस से डिपेंड करता है, विस्कस लिक्विड के इंटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। या मैं कहूँ विस्कस फोर्स का मतलब होता है द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इन दोनों का मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है न्यूक्लियर फोर्स, वो डिपेंड करता है कूलम्बिक फोर्स पे। किस फोर्स पे, कूलम्ब फोर्स पे। अब कूलम्ब जो फोर्स होता है वो होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो कूलम्ब फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियर फिजन होता है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स जब टूटता है चार्ज आयंस के बीच से, तभी जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो शुरू होता है, ठीक। नंबर 73 पर, द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ SHM इज अल्फा। जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो कितना है, अल्फा है। एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड बताना है ऑसिलेशन का। तो देखिए SHM की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv², ये हमें पता है। लेकिन SHM की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv² इज इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और एक्स क्या है, द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, ठीक है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, x बराबर 0 पर होती है। जब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बिल्कुल मीन पोजीशन पे होता है, तभी उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है और दोनों साइड जाते हुए घटती है। इतनी बात आप याद रखना, ठीक है। तब हम कह सकते हैं दैट ½ mv² इज इक्वल ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या v बराबर मैं लिख सकता हूँ a ओमेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ½ m से ½ m कट गया, और v इज इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए ओमेगा हो गया। अब इन्होंने ये कहा कि जो वेलोसिटी है इसको इन्होंने बीटा माना हुआ है, तो बीटा बराबर क्या हो गया, ए ओमेगा। तो बीटा बराबर क्या हो गया, ए ओमेगा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी आ गई। अब इन्होंने कहा जो अधिकतम त्वरण है वो अल्फा है। अब एक्सेलेरेशन निकालो। अब हम किसके लिए डील करेंगे, एक्सेलेरेशन के लिए। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो पीछे से, ये वाली रख दो। ओमेगा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, बीटा अपॉन ए रख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने रखा अल्फा इज इक्वल बीटा अपॉन ए का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू ए, तो ये कितना आ गया, अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर अपॉन ए, यही तो आया, बताओ, ठीक, ये आ गया। तो उसने पूछा था आयाम कितना हुआ, तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कितना हो गया, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो अधिकतम त्वरण अल्फा और अधिकतम वेग बीटा हो, तब आयाम क्या है, आयाम हमारा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमें बताया कि क्या हो, b² अपॉन अल्फा, ये होता है। अब ये चीज़ क्यों दी इन्होंने, देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इन्होंने कैसे डिजाइन करा। क्वेश्चन में ना कुछ अलग नहीं था, वे चाहते तो आपको सिंपल दे सकते थे कि जो त्वरण है वो a है और जो वेग है वो v है, उससे दे सकते थे। लेकिन फिर ये उनकी वैल्यू क्या रखवाते, आप वैल्यू ही ना निकालते कि v इज इक्वल ए ओमेगा होता है, ये कुछ होता है। एक बात ध्यान देना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी और जो सिंपल वेलोसिटी होती है
उसमें हमेशा आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसे याद मत रखना। जैसे मैंने यहाँ पे v इक्वल ए ओमेगा निकाल दी ना, आप इसको v इक्वल ए ओमेगा को कभी भी याद मतलब ऐसे मत रखिएगा कि हमेशा यही होगी, नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि x कहाँ है, x कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको हमेशा इस चीज़ से निकालना, वेलोसिटी को, चाहे वो मैक्सिमम ना हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप इसे इस इक्वेशन से निकालेंगे जरूर। अब अगला क्वेश्चन 74, थ्री पार्टिकल ऑफ masses 2, 3 and 4 unit are placed at a point of 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 respectively. What is the moment of inertia of the system about the z axis? एक्सिस पे भी ध्यान देना इसमें। अब ये क्वेश्चन कैसा है समझ लो ध्यान से। ये क्वेश्चन आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जेड एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है, कि उसका जड़ता अवगुण कितना होगा जेड एक्सिस के सापेक्ष। तीन पार्टिकल है, किसी भी मतलब तीन पार्टिकल की पोजीशन उन्होंने दी, उसका मास दे दिया। अब उस पूरे सिस्टम का हमें क्या बताना है, जेड एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जड़ता अवगुण बताना है। वो क्या कहना चाह रहा है, देखो एक तो इस समय जनरली चीज़ें जो आती हैं वो निकालने के लिए आती है सेंटर ऑफ मास। मैं आपको बता दूं क्लियर, अगर पहली बार में ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमें लगेगा वो सेंटर ऑफ मास निकलवा रहा हो, लेकिन अगर हम देखें ना तो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक यूपी टीजीटी में है ही नहीं सिलेबस में, तो सेंटर ऑफ मास की तो बात ही खत्म। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यही तो होता है। एक्सिस से पूछिए, जनरली जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने जेड एक्सिस दे दिया खुद से, जेड एक्सिस के सापेक्ष निकालना है तो जेड तो फिक्स हो गई, ये पॉइंट तो हो गया जीरो, z2 माइनस z1 का स्क्वायर पूरा जीरो कर दिया, क्योंकि उसी एक्सिस के सापेक्ष निकालना है। तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस निकालनी है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 से निकालेंगे, ओके। अब एक और बात, क्योंकि हमें एक पॉइंट जो इन्होंने दिया वो फिक्स किया, तो इसलिए जो डी का फॉर्मूला इसमें लगेगा वो लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ ये लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसने कोऑर्डिनेशन तीनों पॉइंट्स के एक एक पॉइंट दिए हैं, और जो दूसरा पॉइंट माना है एक तरह से मान लो कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। मैं आपको समझाता हूँ, इसमें तीन कोऑर्डिनेट ऐसे तो होते हैं, एक्स और वाई और जेड। मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था जब हम एक्स वाई की बात करते हैं तो एक्स वाई का मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, है कि नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अगर मैं जीरो से निकालूं तो डिस्टेंस क्या होगी, तो जीरो से निकालने के लिए मैं x1 भी जीरो रखूंगा और y1 जीरो रखूंगा कि नहीं रखूंगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट इन्होंने दिए, मान लो ये पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट इन्होंने जीरो जीरो और जीरो दिए, ये वो कोऑर्डिनेट हैं जो इन्होंने जीरो पॉइंट से नापे हैं, कोऑर्डिनेट जीरो से नापे हैं। तब हम x1 और x2 सॉरी x1 और y1 को जीरो रखेंगे, इसकी नीड हमें पड़ेगी नहीं। और जेड एक्सिस से उसने खुद पूछ लिया तो वो तो खत्म ही है, इसलिए केवल डी का जो फॉर्मूला आया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही होता है कि हमें तो एक जो फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में वो तो हमने ये वाला पढ़ा था ऊपर वाला, फिर इसमें इतनी सारी चीज़ हट के केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे रह गया, तो वो इस तरह रह गया। इतनी बात क्लियर। पॉइंट वन, ठीक है। तो आर ए विल बी इक्वल क्या होगा बताओ, जो एक्स स्क्वायर है, हाँ पहले तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, 0 0 1 1 0 0 1 1, तो ये है 0 0 फिर है 1 1 0 फिर है 0 1 1, ये है। तो आर ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर दैट इज जीरो का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज जीरो का स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया। आर बी बराबर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 ही हो गया। और आर सी बराबर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया, यही तो हो गया। ओके ये वाला √2 आएगा, सॉरी ये जल्दी जल्दी में हो गया, ये √2 आएगा। तो ये तीनों आ गए, ठीक है, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का, ठीक। अब इनके लिए आई निकालो तीनों के लिए, तो आई ए बराबर क्या होगा, एम इंटू आर ए का स्क्वायर, आई बी बराबर क्या होगा, एम इंटू आर बी का स्क्वायर, और आई सी बराबर क्या होगा, एम इंटू आर सी का स्क्वायर, ठीक है। तो एम कितना है, इसका 2 था, तो 2 इंटू आर स्क्वायर दैट इज जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो। दूसरे वाले का 2 इंटू √2 का स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू, दूसरे वाले का 3 मास था तो 3 इंटू √2 का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया बताओ जल्दी से, 3 दूनी 6, ओके। और चौथे वाले का क्या था, मास था 4 और आर सी दैट इज 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हमारा 4 ही हो गया। तो अब टोटल इनर्शिया क्या होगी पूरे सिस्टम की, टोटल आई विल बी इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी,
तो I बराबर 0 + 6 + 4 दैट इज 10। तो आंसर कितना आया इसका? आंसर आया D10। ओके, ये तो वो सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको ना एक बार कंसेप्चुअल बताता हूँ कि एक्चुअल में हमने इसमें क्या क्या किया। समझना चीज़ को। हमें एक्सिस दिए हुए थे, एक्स वाई एंड जेड। इस पर हमें उसने पॉइंट दिए 3 पॉइंट दिए। अब 3D में बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पहला पॉइंट जो उसने दिया वो दिया 0 0 0, तो मान लेते हैं वो पॉइंट तो यहीं पे है, यहीं पे है बिल्कुल 0 0 0 तो यहीं होगा। ये तो पॉइंट ए हो गया। उसने एक और पॉइंट दिया 1 1 0, तो 1 1 मतलब एक्स पे 1, वाई पे 1 और जेड के लिए 0, जेड के लिए 0 यानी इधर नहीं है, तो दूसरा पॉइंट बी यहाँ आ गया एक्स और वाई में सिर्फ, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसने कहा 0 1 1, यानी अब वाई और जेड 1 है, तो तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ एक्स 0 है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। तो उसे पेन से बनाएंगे। ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ओके। यही तो है। अब इन 3 सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का हमें निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये था क्वेश्चन, समझ रहे हैं? 75 अब हम देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिवन बिलो द चार्ज बेयरिंग कार्बन एटम्स मेक अ सिग्मा बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम। ये कहना है जितने भी नीचे आयंस दिए हुए हैं सब में जो चार्ज बेयरिंग कार्बन है, जिसके ऊपर चार्ज है कार्बन, जिसके ऊपर कोई चार्ज है चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ। इन सच अ बॉन्ड फॉर्मेशन इट यूटिलाइजेज हाइब्रिड ऑर्बिटल विच बियर्स द मैक्सिमम एस करेक्टर इन केस ऑफ। ये कह रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है। तो आपको ये बताना है किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एस करेक्टर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें सबसे ज़्यादा एक्स करेक्टर वाला कौन सा है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कैटायंस, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन पे। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कहाँ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है तो एस करेक्टर निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये इतना आसान है ना, अगर आप चाहते तो इसमें आपको देखने के बाद ही आपको आंसर मिल जाता है ईजिली। भाई एस करेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 और sp, 3 ही तो है। और 25 करेक्टर इसमें होता है, ठीक है, जनरली जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। sp2 में कितना होता है 33% होता है, जिसमें डबल बॉन्ड वाला आता है। और जो sp होता है उसमें होता है मैक्सिमम दैट इज 50% एस करेक्टर, ठीक, 50% जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है। अब इन्होंने दे दिया चार्ज, तो चार्ज के साथ हो चाहे बिना चार्ज के साथ हो बात एक ही है। अब सबसे पहले देखो CH3 है, CH2 है, और CH2 में C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार्बो एनायन है, ये है कार्बो एनायन, बिल्कुल है, ये कार्बो एनायन है, ठीक है। और कार्बो एनायन का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3 होता है, क्या होता है sp3, और उसका करेक्टर होता है 25%। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं मिथाइल कार्बो एनायन का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया हुआ है, जहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट वाली वीडियो में वो क्लियर है, ठीक है। तो ये कार्बो एनायन है। दूसरी की बात करो अगर बी की, तो ये क्या है, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन का क्या होता है, कार्बोकेटायन का होता है sp2, ये ध्यान देना, इसमें होता है sp2 होने के कारण इसका जो करेक्टर होता है वो 33% होता है। अब आप कहोगे सर इसमें sp2 क्यों है, इसमें भी sp3 होना चाहिए था, नहीं होता, क्योंकि देखो ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो p ऑर्बिटल तीसरे वाला था ना वो चला गया, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसको जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हाइब्रिडेशन में आएगा ही नहीं, तो वो तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी को डिस्कस नहीं करते, दैट इज sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ओके। बात करते हैं तीसरे वाले की, देखो डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव है, अब डबल बॉन्ड है तो sp2 ही होना है, तो इस वाले का क्या हो गया sp2 हो गया। और तीसरे वाले की अगर मैं बात करूँ तो sp हो गया। तो जब सी वाले का sp2 है तो ये भी 33%, और लास्ट वाला जो sp है उसका 50% एस करेक्टर होगा। तो मैक्सिमम किस में होता है, डी, sp में, ओके। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद करने को मिलेंगी। पहली बात तो एस करेक्टर, ठीक है, वो आपसे आयंस के अलावा सिंपल वालों में भी पूछ सकता है, कंपाउंड दे देगा और ये पूछ लेगा किस में मैक्सिमम एस करेक्टर है वो बताओ, तो एक तो वो हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि ये क्या दे सकता है, कार्बोकेटायन के हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो कार्बोकेटायन कार्बो एनायन के हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, सारे के सारे इंटरमीडिएट स्पेसिस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे वाला चैप्टर। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021।